हेलो स्टूडेंट्स, जो हमारा डिडक्शन का टॉपिक चला हुआ था उसमें जो नेक्स्ट है जो डिडक्शन है वो कौन सी है, 80CCC। 80CCC में किसके संबंध में है, क्या प्रोविज़न है इसके। देखो, भारतीय जीवन बीमा निगम जो इंडियन लाइफ इंश्योरेंस जो कॉरपोरेशन है उसके पेंशन फंड में अगर कंट्रीब्यूट किया जाता है तो उस कंट्रीब्यूशन के जो संबंध में क्या मिलती है, छूट मिलती है। कोई व्यक्ति चाहता है कि मेरे को इतनी एज के बाद, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स होती हैं कि इसके बाद मुझे एक कुछ पैसा हर महीने पेंशन के रूप में मिलेगा, तो उसके संबंध में अभी वो हर महीने या ईयरली, हाफ ईयरली कुछ पैसा वो क्या करते हैं, अंशदान करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं ऐसे फंड में, और उनको जीटीआई में से क्या मिलती, छूट मिलती है। और वो जो छूट मिलेगी वो मिलेगी 80CCC सेक्शन में। ये छूट मिलेगी किसको, सबसे पहले ये सिर्फ किसको मिलेगी, एक व्यक्ति को ही स्वीकृत होगी। कोई एचयूएफ, एओ, पीबीआई, फर्म, कंपनी और कुछ नहीं आता है, एक व्यक्ति को ये छूट मिलेगी। गत वर्ष में अगर कोई व्यक्ति भारतीय जीवन बीमा निगम या इसी टाइप की कोई और ऐसा कॉरपोरेशन है, उसकी पेंशन जो योजना है, वार्षिक योजना है पेंशन से रिलेटेड, उसमें अगर कुछ पैसा, कुछ अमाउंट जमा करता है, कंट्रीब्यूट करता है, तो जितना पैसा उसने जमा किया या फिर 1.5 लाख रुपये, जितना उसने पैसा उसमें डिपॉजिट किया और 1.5 लाख, दोनों का कंपैरिजन किया जाएगा। दोनों में से जो कम होगा उसकी क्या मिल जाएगी, यहाँ पे छूट मिल जाएगी। कुछ कंडीशंस हैं इसकी, वो कंडीशंस क्या क्या हैं। राशि गत वर्ष में कर योग्य आय में से उसको देनी पड़ेगी। जो कंट्रीब्यूट करेगा, जो उसकी टैक्सेबल इनकम है, वो उसमें से क्या देगा, वो पैसा देगा। यदि करदाता या उसका जो उसने नॉमिनी लिखवाया है, मैच्योरिटी पूरी होने से पहले ही उसको क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं ऐसी पॉलिसी को, या ऐसी जो उन्होंने ये योजना ले रखी है पेंशन की, मैच्योरिटी से पहले ही अगर इसको बंद कर देते हैं किसी भी रीजन से, तो उनको जो भी पैसा मिलेगा वो सारा का सारा क्या होगा, फिर टैक्सेबल होगा। करदाता या उसका जो नॉमिनी है, पेंशन की राशि जब मिलेगी उस गत वर्ष में कर योग्य होगी जब उसको वो मिलेगी। जब से पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी, तो जब वो पैसा मिलेगा तो वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा। यदि इस सेक्शन के अंदर कटौती स्वीकार उन्होंने कर लिया, 80CCC में अगर कोई व्यक्ति पेंशन स्कीम्स की कोई छूट लेता है तो 80C में फिर उसकी कोई भी छूट नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है केंद्रीय सरकार की पेंशन स्कीम में जमा के संबंध में कटौती। जो नेशनल पेंशन स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ये स्कीम है, इसके संबंध में जमा किया जाता है पैसा और उसकी क्या मिलेगी, छूट मिलेगी, जिसका सेक्शन है 80CCD। सेक्शन 80CCD में जो पेंशन से रिलेटेड ही है, लेकिन ये किसकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। इसमें है कि कटौती मिलेगी किसको, एक तो ऐसे कर्मचारी को, वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त किया है, कब, 1/1/2004 या फिर इसके बाद। सेंट्रल गवर्नमेंट में उस जिसकी ज्वाइनिंग हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में 1/1/2004 या इसके बाद। इसके बाद किसी अन्य नियोक्ता का कर्मचारी भी हो सकता है या फिर कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है। इन व्यक्तियों को छूट मिलेगी। छूट किसके संबंध में मिलेगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई नोटिफाइड पेंशन स्कीम है जिसमें गत वर्ष में पैसा जमा करवाया जाएगा। मिलेगी कितने पैसे की, गत वर्ष में अगर कोई कर्मचारी पेंशन खाते में जो राशि जमा करवाता है या उसके वेतन का 10%, दोनों में जो कम होगा, और अन्य व्यक्ति की केस में उसके जीटीआई का 20% तक की ही क्या मिलेगी, छूट मिलेगी। मतलब जितने पैसे तक की उनको छूट मिली रही, 10% की मिल रही है, या तो उसको जितना पैसा जमा किया वो, और सैलरी का उसका 10%, दोनों में जो कम होगा। और या अन्य व्यक्ति के केस में, जो अन्य व्यक्ति यहाँ पे इंडिविजुअल है, उसके केस में जीटीआई के 20% की क्या मिलेगी, छूट मिलेगी। एक बात हमेशा याद रखनी है, इन स्कीम्स के अलावा कोई भी पेंशन स्कीम में कोई व्यक्ति पैसा जमा करवाता है, इस सेक्शन में छूट ले रहा है, यहाँ पे छूट ले रहा है, 80C में छूट ले रहा है, लेकिन 80CCD क्लोज IB ये एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे भाई इसमें छूट लेने के बावजूद भी कोई व्यक्ति 50,000 रुपये तक की पेंशन फंड में पैसा जमा करवा सकता है। ये एक्स्ट्रा है कि 50,000 तक की किसी भी पेंशन स्कीम में पैसा जमा करवाओगे तो इन 1.5 लाख के से अलग उसको छूट मिलेगी, 50,000 की जो मिलेगी 80CCD क्लोज IB। ठीक है। इसके बाद है जो करदाता है, करदाता द्वारा जो पेंशन होगी, करदाता द्वारा पेंशन खाते में जो राशि जमा करवाई है, जितनी राशि की कटौती यहाँ पे मिलेगी
उसको 80C में फिर छूट नहीं मिलेगी। पेंशन स्कीम्स इस सेक्शन में छूट ले ली और पेंशन स्कीम में ही 80C की कोई स्कीम है जो 80C के अंदर आ रही है, वहाँ पे पैसा उसने अगर जमा करवाया है तो उसको छूट अगर इस सेक्शन में उसने ले ली है तो उस सेक्शन में फिर 80C में नहीं मिलेगी उसको छूट। अगर पेंशन की राशि है वो पेंशन खाते से निकाल के और किसी एन्युटी प्लान में उसी टाइम गत वर्ष में ही पेंशन खाते से निकाल के ऐसे किसी प्लान में पैसा लगाते हैं तो जो पैसा मिलेगा वो क्या रहेगा, टैक्स फ्री रहेगा। करदाता की मृत्यु होने पर जो नॉमिनी है वो पेंशन खाते को बंद कर दे और बदले में जो उसको जितना पैसा जमा करवा रखा था जो वो पैसा मिलेगा तो वो सारा का सारा क्या होगा, टैक्स फ्री होगा। यहाँ पे जो सैलरी का हमें यहाँ पे 10% देखना है तो सैलरी का मीनिंग यहाँ पे क्या रहेगा, बेसिक पे है और डियरनेस अलाउंस है जो उसकी जो सर्विस की कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग मिलता है। तो और बाकी के जो अलाउंसेस हैं और जो परक्यूजिट्स हैं वो इसके अंदर ऐड नहीं किए जाएंगे, सिर्फ दो चीज़ें, एक बेसिक पे और एक डियरनेस अलाउंस। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो क्या है, 80CE सेक्शन 80CE। ये इसमें क्या है कि 80C, 80CCC और 80CCD जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं, इन तीनों में मैक्सिमम छूट है जो एक व्यक्ति टोटल मिला के 1.5 लाख रुपए तक की ले सकता है, इससे ज़्यादा नहीं ले सकता। अदरवाइज़ तो बहुत ज़्यादा छूट हो जाएगी कि 1.5 लाख की आप 80C में ले रहे हो, फिर CCC में ले रहे हो, फिर CCD में भी ले रहे हो। तो GTI में से इतनी छूट अगर कोई व्यक्ति ले लेता है इन तीनों सेक्शंस में तो उसके पास बचेगा कितना पैसा टैक्स देने के लिए गवर्नमेंट के पास। तो गवर्नमेंट ने एक प्रोविज़न और बना दिया, जाके क्या बनाया है कि 80C, 80CCC है, 80CCD, इनमें जो पैसा जमा करवाया जा रहा है तो तीनों का मिला के 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन जो ये भी मैंने एक पॉइंट करवाया था 80CCD, ये जो 1B है, क्लोज 1B, ये सेक्शन, ये 50,000 रुपये इस 1.5 लाख से अलग है। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है 80CCD क्लोज 1B के अंतर्गत जमा कराई गई राशि, इस सेक्शन में जो जमा करवाई राशि 50,000 तक की राशि की अतिरिक्त कटौती मिलेगी, मतलब 1.5 लाख से एक्स्ट्रा मिलेगी ये छूट किसकी, 50,000 की। और मैक्सिमम 1.5 लाख तक की ही छूट इन तीनों सेक्शन में टोटल मिला के एक व्यक्ति ले सकता है। और जो सेक्शन बना रखा है 80CCE में। इसके बाद है जो नेक्स्ट है वो है 80D की। 80D की डिडक्शन किसके संबंध में है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। मेडिकल से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस आएंगे, जो छूट लेनी है, वो सारे किस में आएंगे, 80D में आते हैं। D हो सकती है, DD हो सकती है, DD भी होगी। तो 1 बाय 1 देखते हैं क्या है इसके अंदर। छूट किसको मिलेगी, यहाँ पे एक व्यक्ति को मिलेगी और HUF को मिलेगी। प्रोविजंस क्या क्या है, सेम से ही हैं। जैसे एक व्यक्ति की अगर हम बात करें कि 80D में उसको छूट मिल रही है, मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है उसने, उसके प्रीमियम की वो पेमेंट करता है 1 साल में, और कितनी छूट मिलेगी उसको। जैसे स्वयं है और उसका परिवार है, परिवार में उसकी स्पाउस हो सकती है और जो बच्चे हैं वो डिपेंड होने चाहिए, उनके लिए कुल मिला के छूट मिलेगी, वो मिलेगी 25,000 रुपये की। इसके बाद माता पिता के लिए अलग से छूट दे रही है गवर्नमेंट, वो दे रही है 25,000 की। लेकिन अगर जो पेरेंट्स हैं वो क्या हैं, वरिष्ठ नागरिक है या फिर अति वरिष्ठ नागरिक है। वरिष्ठ नागरिक में कौन आता है, जिसकी एज मोर देन 60 हो। अति वरिष्ठ में कौन आता है, और मोर देन क्या हो, जिसकी 80 हो। ये लिखा हुआ यहाँ पे दोनों को डिफाइन किया हुआ है इसके अंदर कि वरिष्ठ नागरिक क्या होते हैं और अति वरिष्ठ नागरिक क्या होते हैं। तो उनके केस में क्या है कि छूट डबल हो जाती है, कितनी हो जाती है, 50,000 की एक्स्ट्रा छूट एक व्यक्ति को मिलेगी। कुछ एक पॉइंट्स और हैं जो इसके अंदर ध्यान रखने हैं 80D में, वो क्या क्या हैं कि स्वास्थ्य की जो हेल्थ चेकअप करवाया जाता है उसके संबंध में भी अगर कोई व्यक्ति खर्चा करता है उसको भी जो छूट मिलेगी, यहाँ पे जो डिडक्शन मिलेगी वो 80D में ही मिलेगी। कैसे, अपने जीवन साथी, आश्रित बच्चे और माता पिता, उनके हेल्थ चेकअप के लिए अगर कोई खर्चा किया है, कुल मिला के खर्चे की 5,000 से ज़्यादा की छूट नहीं मिलेगी। कुल मिला के खुद के ऊपर भी, बच्चों पे भी, माता पिता पे भी, यहाँ पे टोटल दे दिया कि कुल मिला के 5,000 से ज़्यादा की छूट नहीं मिलेगी। यहाँ पे अलग अलग है कि खुद की परिवार में स्पाउस और जो डिपेंड बच्चे हैं उनकी 25,000 और पेरेंट्स की छूट अलग है। लेकिन हेल्थ चेकअप के लिए जो पैसा जा रहा है वहाँ पे कंबाइन मिल रही है 5,000 की। जांच की राशि का भुगतान है रोकड़ सहित किसी भी प्रकार किया जा सकता है, और इस राशि की मान्य जो कटौती राशि है वो 25,000 50,000 में शामिल किया जाएगा। इस राशि को भी उसके अंदर ऐड
किया जाएगा। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं डिफ़ाइन कर देती हूँ कि इन्होंने एग्जांपल दे रखा है कि एक व्यक्ति है, मिस्टर रमेश है, और जिसने ये चिकित्सा बीमा प्रीमियम इसका भुगतान किया है, चेक द्वारा भुगतान किया है। कर योग्य आय में से हम देखेंगे कि उसको कितनी छूट मिलेगी, कितना कितना पैसा उसने लगाया है, एज दे रखी है, अमाउंट दे रखा है, स्वयं का खुद के लिए जो खर्च किए हैं, एज है 55, मतलब वो वरिष्ठ नागरिक नहीं है, वो 20,000 रुपये। पत्नी के लिए 3500 रुपये, अविवाहित पुत्री है 2,000 रुपये, जो कि डिपेंड उसके ऊपर। इससे नेक्स्ट है विवाहित पुत्री, ये क्या होगी, उसके ऊपर डिपेंड नहीं है, तो इसकी छूट नहीं मिलेगी। ना तो इसकी छूट मिलेगी, ना किसकी छूट, पुत्र जो कि एक डॉक्टर है। अब वो खुद डॉक्टर है, वो उसके पेरेंट्स पे क्या है, डिपेंड नहीं है, तो उसको मेडिकल इंश्योरेंस अगर कोई खर्च किया उसके पेरेंट्स ने तो उसकी छूट नहीं मिलेगी। इसके बाद है आश्रित माता की, तो यहाँ पे छूट कितनी मिलेगी, 20 की, यहाँ पे 3.5 और 2, ये कितने हो गए, 25,500 रुपये। लेकिन मैक्सिमम छूट जो प्रोविज़न हमारा क्या बोलता है कि 25,000 तक की ही क्या मिलेगी, छूट मिलेगी। लेकिन जो डिपेंड माता है उसकी एज भी 72 साल है, और वो क्या आ गई, वरिष्ठ नागरिक में आ गई, और उसको छूट कितनी मिलेगी, 50,000 की। तो जो ये 26,000 रुपये हैं, इसकी इसको मिलेगी छूट, अलग मिलेगी। 25 की तो यहाँ पे मिलेगी, 26 की इसकी माता की मिलेगी, तो टोटल मिला के यहाँ पे इसको 51,000 की 80D में क्या मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी। एक नेक्स्ट है 80DD। 80DD किसके संबंध में है, कोई डिसेबल आश्रित की चिकित्सा पर व्यय या उसके जीवन निर्वाह के लिए कोई पैसा जमा किया गया है उसके संबंध में। डिसेबल आश्रित पर्सन, कोई डिसेबल व्यक्ति है, मोर देन 80% 75% व्यक्ति डिसेबल है, तो उसके चिकित्सा के संबंध में कोई खर्चा किया है तो जो छूट मिलेगी वो मिलेगी सेक्शन 80DD में। छूट किसको मिलेगी, एक व्यक्ति को मिलेगी या फिर HUF को, जो इंडिया के क्या होने चाहिए, रेजिडेंट होने चाहिए। किसके संबंध में छूट मिलेगी कि उसने व्यय किया है अपने ऊपर, जो डिपेंड व्यक्ति है वो डिसेबल है, उसकी चिकित्सा के उपचार में, उसकी कोई ट्रेनिंग के लिए, उसके निवास के लिए, मतलब पैसा सारा उसके ऊपर खर्च किया गया है। तो कटौती की कितनी मिलेगी, कटौती की मात्रा क्या रहेगी, यहाँ पे जो कटौती की मात्रा रहेगी वो रहेगी 75,000 रुपये। अगर वो बहुत ज़्यादा ही डिसेबल है वो पर्सन, तो छूट कितनी हो जाएगी, 1,25,000। कंडीशंस हैं कुछ, वो कंडीशंस क्या क्या हैं, करदाता की जो मृत्यु के बाद अगर जो उसके डिसेबल पर्सन के लाभ के लिए ये पैसा खर्च किया गया था, तो उसको पैसा है जो वो उसका भुगतान है वो वार्षिक के रूप में भी हो सकता है या फिर उसको इकट्ठा भी मिल सकता है। करदाता के जो डिसेबल पर्सन है, डिपेंड है जो उसके ऊपर, या अन्य व्यक्ति को ऐसे आश्रित की ओर से भुगतान प्राप्त करने के लिए क्या किया जाएगा, नॉमिनी कर दिया जाएगा। जो चिकित्सा अधिकारी है वो जब भी टैक्स फाइल रिटर्न की जाएगी उस टाइम उस रिटर्न के साथ ये दाखिल करना पड़ेगा कि ये व्यक्ति क्या है, डिसेबल है, उस चीज़ का प्रूफ दिखाना पड़ेगा। जो पैसा जमा किया गया है उसकी कर योग्य होना, जमा किया गया जो धन है, अगर जो डिसेबल पर्सन है उसकी मृत्यु करदाता से क्या हो जाती है, पहले हो जाती है, तो जमा की गई राशि करदाता की कर योग्य आय मानी जाएगी, क्योंकि वो पैसा फिर उस व्यक्ति को मिलेगा जिसने ऐसे डिसेबल पर्सन के ऊपर ऐसी स्कीम ले रखी थी। तो जब उस करदाता को मिलेगा ऐसे डिसेबल पर्सन की डेथ के बाद, तो उसके लिए क्या होगा, फिर वो क्या टैक्सेबल हो जाएगा। इसके संबंध में कि यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है, ये लास्ट का जो सेक्शन आएगा 80U, तब मैं डिफाइन करूँगी दोनों में डिफरेंस। इसके बाद है जो नेक्स्ट है वो है 80DD। 80DD किसके संबंध में है, ये सेक्शन विशिष्ट बीमारियों की चिकित्सा पर जो व्यय किया गया है उसके संबंध में, कि वो विशिष्ट बीमारी हैं जो सेक्शन नियम है हमारा 11DD, इसमें डिफ़ाइन कर रखे हैं, उनकी बीमारियों के इलाज के लिए जो खर्च किया है तो उसके संबंध में भी क्या मिलती है, GTI में से छूट मिलती है। और जो छूट मिलती है वो मिलती है सेक्शन 80DD में, इस सेक्शन के अंदर छूट मिलेगी। ऐसी बीमारियां कौन कौन सी हो सकती हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ हो सकती है, कैंसर है, एड्स है, क्रॉनिक रेनल फेलियर है। तो इस टाइप की जो बीमारी है जो इस सेक्शन इस नियम में जो डिफ़ाइन है, इनके संबंध में अगर कोई चिकित्सा के ऊपर खर्च किया है तो एक व्यक्ति को और या फिर HUF को छूट मिलेगी, और वो इंडिया के रेजिडेंट होने चाहिए। ऐसे जो खर्च किए हैं वो ऐसी बीमारियों के ऊपर ही किया गया है ऐसा खर्चा। तो जब ऐसा खर्चा किया जाएगा तो क्या होना चाहिए, करदाता को रोग से संबंधित कोई विशेषज्ञ डॉक्टर होगा
और वहाँ से इलाज करवाया है, उस इलाज की चिकित्सा की पर्ची लेनी पड़ेगी, मतलब प्रूफ होना चाहिए कि आपने ऐसा खर्चा बीमारी के ऊपर किया है। छूट कितनी मिलेगी यहाँ पे? भुगतान की गई राशि, जितना भुगतान किया है या फिर 40,000, दोनों में जो कम होगा अमाउंट उसकी क्या मिल जाएगी? छूट मिल जाएगी। यदि जो खर्च किया है वो किसके ऊपर किया गया है? वरिष्ठ नागरिक पे, जो व्यय है वरिष्ठ नागरिक पे किया है, तो यहाँ पे छूट जितना खर्च किया है या फिर 1,00,000 रुपये, इनमें से जो कम होगा उसकी छूट मिल जाएगी। अति वरिष्ठ नागरिक के लिए किया है तो जितना खर्च किया है और यहाँ पे भी अमाउंट 1,00,000, मतलब अमाउंट का डिफरेंस है सिर्फ। अगर खर्चा किया है वरिष्ठ नागरिक पे तो जितना खर्च किया है उसका कंपैरिजन करेंगे हम 1,00,000 के साथ, जो दोनों में कम होगा उसकी छूट मिलेगी। अगर ऐसे व्यक्ति के ऊपर खर्च किया है जिसकी एज क्या है 60 साल से कम है, तो जितना भुगतान किया है और 40,000 रुपये, दोनों में जो कम है उसके ऊपर क्या मिल जाएगी? छूट मिल जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट जो सेक्शन है जिस पे हम बात करेंगे, सेक्शन है 80E। 80E किस के संबंध में है? हायर एजुकेशन के लिए क्या लिया था? लोन लिया था। हायर एजुकेशन के लिए किसी व्यक्ति ने लोन लिया था, उसका ब्याज भुगतान के संबंध में क्या मिलेगी? छूट मिलेगी। सिर्फ यहाँ पे ब्याज की छूट मिलेगी। अगर कोई करदाता अपने लिए, रिश्तेदार के लिए, किसी वित्तीय संस्था से या किसी ऐसी अप्रूव्ड है कोई NGO पूर्णात संस्था है, उससे क्या लेता है? लोन लेता है और गत वर्ष में क्या करता है? उस लोन के ऊपर ब्याज का भुगतान करता है, तो उस ब्याज की क्या मिलेगी? छूट मिलेगी। छूट कब मिलेगी? कि एक तो ये कि उस शिक्षा के लिए उसने कहाँ पे एडमिशन ले रखा है, ये चीज़ दिखानी पड़ेगी। रिश्तेदार में कौन कौन आते हैं? जीवन साथी, उसकी संतान हो सकती है, ऐसा विद्यार्थी हो सकता है जिसका लीगल कोई गार्जियन है। यह जो कटौती है कब से शुरू हो जाएगी? छूट मिलना कब से शुरू होगी? उस गत वर्ष से आरंभ होगी जिसमें करदाता ने ब्याज का भुगतान करना शुरू कर दिया। जिस साल से भी ब्याज देना शुरू किया जाएगा उससे ठीक आने वाले लगातार 7 सालों तक ऐसे ब्याज की छूट GTI में से मिलती रहेगी, सेक्शन 80E में। इसके बाद है सेक्शन 80EE, जो असेसमेंट 2017-18 में आया था, सेक्शन 80EE। इसमें क्या है? आवासीय गृह संपत्ति के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज की कटौती। आवासीय घर है, कोई घर बनाना, उसके लिए क्या लिया था? लोन लिया था, और यहाँ पे भी क्या मिलेगी? उस ब्याज की छूट मिलेगी। तो ये सिर्फ एक इंडिविजुअल को ही मिलेगी छूट। किसके संबंध में मिलेगी? जो लोन लिया है वो घर बनाने के लिए, रेजिडेंट हाउस कोई प्रॉपर्टी है उसके लिए। कटौती की मात्रा 50,000 तक प्रति वर्ष। एक साल में 50,000 तक के ब्याज की क्या मिलेगी? छूट मिलेगी। सिर्फ ब्याज की मिलेगी। यहाँ पे कुछ कंडीशंस है, इसके भी क्या क्या कंडीशंस हैं देखो। ऋण किसी वित्तीय संस्था से लिया होगा और 1/4/2016 से 31/3/2017 तक, इस टाइम पीरियड में, मतलब ये एक साल का टाइम हो गया, 1/4/2016 से 31/3/2017। अगर इस टाइम में अप्रूव हो चुका है लोन तो उसके क्या मिलेगी? उसके ऊपर ब्याज की 50,000 रुपये तक की छूट मिलेगी, सेक्शन 80EE में। जो स्वीकृत ऋण है उसकी राशि कितनी होनी चाहिए? 35 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो मकान आप खरीद रहे हो उसकी वैल्यू 50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। करदाता को ऋण की स्वीकृति की तिथि को किसी अन्य आवासीय गृह जो संपत्ति है उसका मालिक नहीं होना चाहिए, मतलब कि उसके पास कोई और रहने का मकान उस टाइम पे नहीं है। इससे जो नेक्स्ट है वो क्या है? 80EE। 80EE ये असेसमेंट 2020-21 में ही ये शुरू हुई है ये डिडक्शन। ये क्या है? इसमें क्या है? आवासीय गृह संपत्ति के लिए लिए गए ऋण पर कटौती, मतलब सेम है। 80EE में भी जो आप कोई रेजिडेंट हाउस खरीदना है उसके लिए लोन लिया था और वहाँ पे क्या मिल रही है? ब्याज की छूट मिल रही है, सेम है ये। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे आएगा? एक व्यक्ति को छूट मिलेगी, बेशर्ते कंडीशन होगी 80EE में उसने छूट नहीं ली, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। वहाँ पे छूट नहीं लिए तो वो व्यक्ति यहाँ पे छूट ले सकता है। वहाँ पे जो टाइम पीरियड था वो था 1/4/2019 से 31/3/2020 तक का टाइम है यहाँ पे। वहाँ पे जो टाइम पीरियड था सिर्फ उसका ज़्यादा डिफरेंस है, 1/4/2016 से 31/3/2017 था। लेकिन यहाँ पे टाइम पीरियड चेंज हो गया कि वित्तीय संस्था से लोन लिया है 1/4/2019 से 31/3/2021 तक या 20 तक, इस टाइम पीरियड के अंदर क्या लिया उसने? लोन लिया है, तभी उसको क्या मिलेगी? उसके ऊपर जब वो ब्याज देगा, इंटरेस्ट देगा उस लोन पे, तो उसको छूट मिलेगी। आवासीय गृह संपत्ति के लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में छूट मिलेगी और 1,50,000 प्रति वर्ष तक
क्या मिलेगी, उसको ब्याज की छूट मिलेगी। जब तक कि लोन की वो पेमेंट पूर्ण रूप से नहीं कर देता तो इतने अमाउंट की छूट मिलेगी। वहाँ पे सिर्फ 50,000 तक की मिल रही थी। यहाँ पे जो स्टैम्प ड्यूटी के लिए जो घर है उस खरीदा है 45 लाख से उसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं होनी चाहिए। जिस टाइम पे वो ऐसा मकान या ये प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसके पास रहने के लिए कोई और मकान नहीं होना चाहिए। कुछ कंडीशंस हैं। इसके बाद है जो नेक्स्ट है वो है 80EEB। 80EEB में ये भी जो असेसमेंट ईयर है 2020-21 में शुरू हुई थी। इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदने के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज की कटौती। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कोई खरीदना है और उसके लिए क्या लिया, लोन लिया है। लोन के ऊपर क्या देना, आपको ब्याज देना, और जो ब्याज दे रहे हो उस ब्याज की जो छूट है वो कहाँ ले रहे हो, GTI में से सेक्शन 80EEB में। छूट किसको मिलेगी, सिर्फ एक इंडिविजुअल को मिलेगी। किसके संबंध में कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन के लिए क्या लिया है, लोन लिया, उसके ऊपर ब्याज की कटौती की मात्रा क्या रहेगी, 1,50,000 तक प्रति वर्ष, जब तक कि क्या ना हो जाए, उसकी पेमेंट, लोन की पेमेंट ना हो जाए। कंडीशंस क्या है कि जो लोन लिया है 1/4/2019 से 31/3/2023 तक लिया जाना चाहिए। अभी भी टाइम पीरियड बचा हुआ है इसका। 1/4/2019 से लेके 31/3/2023 तक कभी भी बीच में आपने लोन लिया है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए। जब ब्याज की राशि की कटौती सेक्शन के अंदर दी जाती है तो वह ब्याज की राशि की कटौती किसी अन्य प्रावधान में फिर नहीं ले सकता। तो ये प्रोविज़न थे 80E से रिलेटेड। नेक्स्ट जब भी हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक रहेगा 80G।